नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान की तारीख भी अब करीब-करीब आ ही गई है। अब वक़्त बचा ही नहीं है, ये आखिरी दौर में जो रणनीति होती है और उस आखिरी दौर में जो चूड़ी टाइट की जाती है, कसी जाती है, सारे नट बोल्ट टाइट किए जाते हैं, दुरुस्त किया जाता है, फ्लोर मैनेजमेंट होता है, वो वक़्त है। इसके अलावा कुछ नहीं बचा है। लेकिन इस वक़्त कुछ ऐसी चर्चाएँ होने लगी हैं, जिन चर्चाओं पर हमें चर्चा करना अब ज़रूरी हो गया। जयंत चौधरी पर उपराष्ट्रपति चुनाव में ख़ास नज़र है और आखिरी 24 घंटों में ये सियासी गलियारों में सवाल घूम रहा है कि क्या जयंत चौधरी पलटी मारेंगे? आखिरी 24 घंटे में खेल हो जाएगा और जयंत चौधरी के साथ ही साथ जब पलटने का, खेल का इस बारे में जब चर्चाएँ सियासी गलियारों में हैं, तो नायडू भी उस चर्चा से बाहर नहीं हैं। चंद्रबाबू नायडू हालाँकि चंद्रबाबू नायडू पर चारों तरफ से कहते हैं जैसे फील्डिंग सेट करना, तो फील्डिंग चारों तरफ से सेट किया गया है। लेकिन ये चुनाव थोड़ा अद्भुत होता है। इसमें मतदान की प्रक्रिया मैंने एक बार पूरे डिटेल में आपको बताया था कि मतदान की प्रक्रिया कैसे होती है। अगर 2 प्रत्याशी 2 से ज़्यादा प्रत्याशी हैं, तो कैसे प्राथमिक वोट फिर सेकेंडरी वोट पे मामला आता है। ये सारा प्रक्रिया मैंने आपको पहले बता रखा है। तो इस चुनाव में प्रक्रिया में एक बात और भी होती है कि यहाँ पर कोई व्हिप नहीं काम करता। यहाँ क्रॉस वोटिंग पर किसी की सदस्यता नहीं जाती है। और इसी वजह से ये आशंकाएँ और बढ़ गई हैं और जो खबर है अमित शाह इस वक़्त अपने पूरे खुफिया तंत्र के साथ चौकन्ने हैं। इन चर्चाओं पर कुछ और भी इनपुट्स के साथ हमारे साथ इस वक़्त जुड़ रहे हैं चौधरी पुष्पेंद्र सिंह। स्वागत है पुष्पेंद्र भाई आपका। आपकी धन्यवाद, नज़र धन्यवाद। जिस दिन से धनखड़ साहब हटे हैं उस दिन से ही उस कुर्सी पर आपकी नज़र बनी हुई है। क्योंकि वहाँ पर कुछ भी हलचल हो रही है, वो हलचल आपकी नज़रों से बच के नहीं हो पा रही है। सारी हलचल पर आपकी नज़र है, इसीलिए आज हम कहें कि आप ही से इस विषय पर चर्चा की जाए। जयंत चौधरी, पहले नायडू पर तो तमाम जगह चर्चा हो रही है, वो आखिर में उस पर हम आएँगे। पहले जयंत चौधरी, क्योंकि जयंत चौधरी वही हैं जो कहा करते थे मैं चवन्नी नहीं हूँ, पलट जाऊँगा और उन्होंने खुद दिखाया, इसमें किसी और की गलती नहीं, उन्होंने खुद साबित किया कि वो चवन्नी नहीं है, वो 10 पैसा है। वो इतनी जल्दी पलटी मारे। तो जब उन्होंने एक बार अपना आसन पलटासन दिखा दिया है, तो दोबारा दिखाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। क्या कहाँ से ऐसी चर्चाएँ हैं कि जयंत चौधरी पर दबाव है या जयंत चौधरी की अंतरात्मा जगने वाली है? कहाँ से क्या खबरें हैं इनके उपराष्ट्रपति चुनाव में भूमिका को लेकर? देखिए आशीष जी, जो उपराष्ट्रपति चुनाव 9 तारीख को वोट जिसमें पड़नी है, हुँ, उसमें जो है राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य करंट होते हैं, वो उसके वोटर हुँ, होते हैं। हुँ, और जयंत चौधरी के पास 2 लोकसभा के सदस्य हैं और ये खुद स्वयं राज्यसभा के सदस्य हैं, तो 3 वोट इनके पास हैं। और जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग की बड़े पैमाने पर आशंका है कि हुँ, भई एनडीए के काफ़ी सारे दल दूसरी तरफ या सांसद दूसरी तरफ वोट कर सकते हैं, यानी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो रेड्डी साहब आंध्र प्रदेश से आते हैं, उनकी तरफ जा सकते हैं। ये हुँ, आशंकाएँ जो है मार्केट में तैर रही हैं। हुँ, और जयंत चौधरी का जहाँ तक सवाल है और उनकी जो राजनीति का सवाल है, अ, उसमें एक बहुत बढ़िया अवसर जो है ये, क्योंकि इनके पास 3 वोट हैं और एक-एक वोट की यहाँ पे मारा-मारी है। हाँ, और हाँ, लोगों को बुला-बुला करके, किसी को चाय बुला करके, किसी को नाश्ता करा के, किसी को टेलीफ़ोन करके, किसी को और प्रलोभन दे करके जो हुँ, अमित शाह मोदी की जोड़ी है, वो इस वक़्त अपने वोटों को कंसोलिडेट करना या उनको इकट्ठे करना या उनसे हुँ, आश्वासन लेना, हुँ, उस चीज़ में लगी हुई है। तो अब ऐसे बैकग्राउंड में, क्योंकि अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में इनकी या तो हार हो गई हुँ, या जितने सांसद इनके एनडीए गठबंधन के हैं उसमें से बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग हो गई, लेकिन इनकी कम मार्जिन से जीत भी हो गई या अपने हुँ, पूरे वोटों को ये अपने पक्ष में नहीं डलवा पाए, तो हुँ, इससे इनकी भयंकर किरकिरी हो जाएगी, जिस तरीके से इनकी किरकिरी
ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई, उसके बाद ट्रंप के बाद हुई, और अब ये जो एसआईआर में इनकी किरकिरी जो बिहार की राजनीति सारी चल रही है, और वोट चोरी वाला, गद्दी छोड़ वोट चोर गद्दी छोड़ का, तो सारी सारी किरकिरी इनकी और ज्यादा हो जाएगी यदि इन्होंने इसमें अपनी भूमिका जो है ठीक तरीके से नहीं रखी, सारे वोट अपने पक्ष में नहीं डलवाए। तो अब हम आते हैं जयंत चौधरी के ऊपर। तो जयंत चौधरी, देखिए जयंत चौधरी 2009 में सबसे पहले सांसद बने थे भाजपा के गठबंधन में ही। उसके बाद ये अलग लड़े, तो ये 2014 में चुनाव हार गए। इनके पिताजी स्वर्गीय अजीत सिंह भी, चौधरी अजीत सिंह जी भी चुनाव हारे उस टाइम। और 19 में भी जब गठबंधन इनका विपक्षियों के साथ, या कह लीजिए समाजवादी पार्टी और साथ में बसपा भी थी, उसमें भी ये दोनों चुनाव हार गए थे। इस बार इन्होंने पलटी मारी, और 2000 जो है अभी पिछले साल चुनाव से 24 के चुनाव से पहले, और चौधरी चरण सिंह जी जो बड़े किसान नेता इस देश के रहे, उनको एक भारत रत्न के लालच में जो है इनको बरगला करके इधर अपने तरफ पाले में जोड़ने में ये कामयाब रहे मोदी। तो इस बैकग्राउंड में जो है अब हमें जाना पड़ेगा। तो आज की तारीख में अगर मोदी और शाह जो इनको तरह तरह से प्रताड़ित करते रहे, या जिस वोट के बलबूते पर ये अपनी राजनीति करते रहे, किसान के बलबूते पर चौधरी चरण सिंह जी की राजनीति चली, चौधरी अजीत सिंह की चली, या इनकी चली, किसान वर्ग और उसमें से भी मुख्य रूप से जाट। तो कम से कम आपने जो पिछले 10 सालों में बड़े बड़े अत्याचार भाजपा ने किए हैं, उन सबका मौका है आपके पास कि आप उसका एक सेटलमेंट करें। और अगर अगर आप वहां ही रहना भी चाहते हैं, यानी मोदी के साथ, तो कम से कम आप अपनी उसकी कीमत तो वसूलिए। अगर आप होशियार राजनेता हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप पैसे लेकर के और कुछ और चीज लेकर के प्रलोभन लेकर के उसमें जाइए। आप अपने वर्गों के हितों में खड़ा होइए। जो चौधरी चरण सिंह जी की विरासत का आप दम्भ भरते हैं कि हम उनके विरासत को हम संभाले हुए हैं, तो माफ कीजिएगा, विरासत केवल किसी के पुत्र के पास राजनीतिक, या जो है किसी के पोते के पास स्वतः नहीं पहुंचती है। चौधरी चरण सिंह जी की भी व्यक्तिगत विरासत नहीं थी, ये लाखों करोड़ों किसानों ने एक शक्ति चौधरी चरण सिंह जी के बीच में डाली थी, उनके हाथ में दी थी। उसमें हमारे बाप दादाओं का भी खून और पसीना शामिल था। उसका रिप्रेजेंटेशन चौधरी चरण सिंह के फेस के रूप में था। तो वो किसान मजदूरों की शक्ति थी, जाट समाज की जिस समाज से ये आते हैं उसकी वो शक्ति थी। तो उस शक्ति का प्रयोग या दुरुपयोग करने का किसी को अधिकार नहीं है, और लीगेसी पे क्लेम वो करेगा जो उन सिद्धांतों पे या उन वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए काम करेगा। ये बात चौधरी चरण सिंह जी भी बार बार कहा करते थे कि भाई अपने वर्गों के हितों से कभी भी जो है आपको समझौता नहीं करना चाहिए। ये सतपाल मलिक जी जो मैं पूर्व गवर्नर थे उनके साथ में काफी रहा, वो बताते थे कि वो कहते थे चाहे कुछ कर लो लेकिन अपने वर्गों के हितों से कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। तो आज जब मोदी शाह फंसे हुए हैं, तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है कि आप पिछले 10-11 साल का जो भी अत्याचार, जो भी मांगे ना मानने की बात मोदी शाह ने की है, उसका हिसाब चुकता कर लें। उसमें आपकी राजनीति भी चमक जाएगी, आपके वर्गों का भी बड़ा भारी लाभ हो सकता है, और ये साबित हो जाएगा कि आप भी मौके पर चौका मारने की स्थिति में हैं। आप केवल जैसे अगर दब्बू नेता थे, आप ऐसे दब्बू नहीं है, आप पिछलग्गू नहीं है, आप वास्तव में चौधरी चरण सिंह जी की विरासत संभालने के काबिल व्यक्ति हैं, ये साबित हो जाएगा। वरना तो जैसा हाल दुष्यंत का हुआ, कुछ दिनों बाद जयंत का हो जाएगा। तो इसके लिए आपको एक रणनीति बनानी चाहिए। और क्योंकि मैं स्वयं एक ही पार्टी में जीवन में मैं रहा 1-1.5 साल 2 साल इनके साथ, 2010 में मैं युवा में राष्ट्रीय महासचिव था, राष्ट्रीय लोकदल में मैं नजदीक भी रहा इनके। तो मैं तो अब तो नजदीक में हूं नहीं, क्योंकि आइडियोलॉजिकल पलटी ये मार चुके। तो मैं तो आपके माध्यम से कुछ सुझाव इनको दे सकता हूं कि इनको इस मौके पर क्या करना चाहिए। जी चलिए, नहीं सुझाव जरूरी भी है, और जब सुझाव की बात है तो फिर मैं एक बार आंकड़े जरा बता दूं, क्योंकि इन्हीं आंकड़ों को लेकर के अब वक्त आ गया है। वक्त आ गया है, वही बस आखिरी 48 घंटे का सारा है मामला। तो इस वक्त में किस आंकड़े पर कहाँ कहाँ किसका फोकस है, और कहाँ कहाँ पर आशंकित हैं अमित शाह चाणक्य, स्वयंभू चाणक्य। कुल जो वोट है, जो है इसमें राज्यसभा के चुनाव में,
वो 782 वोट है, 542 लोकसभा का और 240 राज्यसभा का, कुल 782 है। जीत के लिए 782 भागा 2 प्लस 1 यानी 392 वोट चाहिए। अब देखिए जो अभी गिनवा रहे थे पुष्पेंद्र भाई कि 2 1 3 वोट है उनके पास। एक-एक वोट की कीमत क्यों है? क्योंकि आज जो जो ऑन पेपर भाजपा के पक्ष में जो दिख रहा है आंकड़ा, वो आंकड़ा बहुत कंफर्टेबल नहीं है। वो आंकड़ा नहीं है जो जगदीप धनखड़ के समय में था जब वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में मैदान में उतरे थे। ऐतिहासिक जीत थी, उतनी बड़ी जीत रेयरेस्ट ऑफ रेयर, मतलब शायद ही किसी को, मुझे जो आंकड़े मैंने सरसरी तौर पर देखा, कोई उतनी बड़ी मार्जिन से नहीं जीता था उपराष्ट्रपति के चुनाव में, जैसा वो जीते थे। लेकिन अब ये जो आंकड़ा है, ये बहुत थिन मार्जिन है। 392 चाहिए और आज कथित तौर पर, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है, कथित तौर पर कि ये पार्टी हमारे समर्थन में है, तो जोड़ लीजिए भाई साहब। तो जोड़ लिया हमने भी। तो 293 लोकसभा में है समर्थन, 293 293 और 129 129 राज्यसभा में, कुल 422 आज की तारीख में समर्थन में है। अगर पार्टीगत समर्थन को हम पूरा का पूरा सांसदों के साथ जोड़ दें तो 422, 392 चाहिए। यह आंकड़ा कहां पे आता है? मात्र 30 का खेल है। 31 पे तो गए, 31 हुआ तो चले गए। अब आइए जरा उस पर समझते हैं हम लोग। इंडिया के पास 249 लोकसभा में है और 106 राज्यसभा में, 360 है। सुदर्शन रेड्डी के आने के बाद तीन, आप सबसे पहले जोड़िए जयंत वाला, जयंत 1 और 2 लोकसभा वाले, ये 3 हो गए। उसके बाद टीडीपी, टीडीपी के लोकसभा में 16 सांसद हैं और राज्यसभा में 2 सांसद, 16 और 2 18। इस 18 पर अब तक, यहां तक कि एक कानून भी जो बहुत सारे हमारे साथी कहे कि कानून नायडू पर शिकंजा कसने के लिए दिखाया गया है, जो लाया अमित शाह ने, कि जो भी जेल जाएगा उसकी कुर्सी जाएगी वाला जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कहा गया कि नायडू को डराने के लिए। तो 16 तो 18 है और नायडू अमित शाह से बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है। अब ठीक है, हाथ में एजेंसियां जिसके हैं, तो चाणक्य अपने आप को कह ले, नेपोलियन कह ले, सिकंदर कह ले, उसकी जुबान है और उसके चेले जो कहना चाहे आजाद हैं। वाईएसआर सीपी, वाईएसआर सीपी भी ब्लैकमेलिंग वाला ही है। वो जगन इतने जगह फंसे हुए हैं नायडू और जगन के झगड़े में। वो वाईएसआर सीपी के 4 लोकसभा में है और 7 राज्यसभा में है, 7 4 11। उसके बाद जनसेना पवन कल्याण, इसके 2, ये नायडू के साथ हैं। और इसके बाद एक और जगह आपको ध्यान देना होगा, वो है तेलंगाना में बीआरएस, जिसमें अभी बेटी ही पार्टी से अलग हो गई। बीआरएस के पास 4 राज्यसभा के हैं, इसके लोकसभा में कोई नहीं जीते थे, 4 राज्यसभा में। तो 16 2 18 टीडीपी, वाईएसआर सीपी 11, 18 और 11 हो गए 29, 29 और जनसेना के 2, 31 और बीआरएस के 4, 35 और जयंत के 3, 38। मामला 30-31 का है और यहाँ पर 38 जा सकते हैं आज की तारीख में। तो इसमें यही बात है कि आखिर लीड कौन लेगा। ठीक है, दक्षिण के राज्य फंसे हैं तेलुगु अस्मिता के सवाल पर, दक्षिण के राज्य। लेकिन क्या जयंत चौधरी के लिए कोई अस्मिता नहीं मायने रखती? फिर मैं आऊंगा जयंत पर, तब जाएंगे फिर नायडू पर। जयंत के लिए कोई अस्मिता नहीं है। यहाँ पर भी तो जाट अस्मिता, अगर वहां पर तेलुगु अस्मिता की बात है तो जाट अस्मिता की बात तो चौधरी पुष्पेंद्र सिंह कर ही सकते हैं। भाई जाट है, क्यों नहीं करेंगे? एक जाट को बेइज्जत करके हटाया गया उस कुर्सी से, बेइज्जत करके, अपमानित करके हटाया गया। पुष्पेंद्र भाई, तो क्या जी चौधरी चरण सिंह का वारिस अपने अपने समुदाय, अपने जाति, अपने बिरादरी के अपमान पर भी मौन बैठा रहेगा? देखिए आशीष जी, आज वक्त आ गया है कि ये उपराष्ट्रपति चुनाव में ये साबित कर दें कि मैं वाकई इस काबिल हूं कि मैं चौधरी चरण सिंह जी का वारिस और उनकी लीगेसी को आगे बढ़ा सकूं। क्योंकि जो विरासत होती है, किसी का पुत्र, चौधरी चरण सिंह जी का पुत्र या उनका पोता, उनकी कोई निजी संपत्ति है, कोई बैंक अकाउंट है, कोई प्लॉट है, दुकान है, उसका तो वारिस हो सकता है।
लेकिन हम्म, लीगेसी का वारिस वो जब बनेगा जब वो उनके विचारों पर आगे बढ़ेगा या उनके वर्गों के हितों पर जो है वो जम के खड़े हो जाएगा या उनकी रक्षा करने के लिए तत्पर होगा। हम्म, अब 2014 से मैं स्टोरी शुरू करता हूँ। 2014 में जो कांग्रेस की सरकार थी यूपीए की, उसने जाट आरक्षण जो है ओबीसी में शामिल करवा के केंद्रीय सूची में सारे देश के जाटों को दिया था। हम्म, और वो काम करवाने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका जयंत चौधरी जी के पिताजी यानी चौधरी अजीत सिंह जी ने निभाई थी। और हम्म, उस काम को पलटने का काम जो है लचर पैरवी करके सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो है भाजपा सरकार यानी मोदी सरकार द्वारा किया गया यानी खारिज करवाया गया 2015 में। हाँ, उस हाँ, एक कारण से ही लगभग 10 लाख हमारे जो जाट युवा हैं उनका नौकरियों में या शिक्षा में बहुत बड़ा अहित हो चुका है। इस बात को सारा देश समझ ले, सारे जो जाट बिरादरी के लोग हैं वो समझ लें। और लंबा संघर्ष, क्योंकि जाट आरक्षण आंदोलन से मैं भी राष्ट्रीय मुख्य महासचिव के रूप में जुड़ा रहा। दिल्ली का पानी मैंने खुद अपने हाथों से रोका या मुरादनगर से तमाम आंदोलनों में हमने वहां पे शिरकत की, कहीं रेल रोकी, कहीं और सारी चीजें हमने करी, संघर्ष किया, रैलियां करी। मेरठ में बहुत बड़ी रैली 2009 में हमने की जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्वयं चौधरी अजीत सिंह शामिल थे। उसके बाद दिल्ली में रैली हुई। बाकी सब तो इसका निचोड़ ये था कि भाई जाटों को आरक्षण आखिरकार दिया गया यूपीए सरकार द्वारा। उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका चौधरी अजीत सिंह ने निभाई जो इनके पिताजी स्वर्गीय हैं अब तो। अब हम्म, उसकी रक्षा करने के लिए इनके पास मतलब अगले साल 2025 में उसको 2015 में उसको खारिज करवा दिया जाता है। और हम्म, उसके खारिज होने के बाद प्राइम मिनिस्टर खुद अपने घर पर जो ऑफिशियल आवास है प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री के रूप में जाटों के एक बड़े डेलीगेशन को बुला करके कहते हैं कि भाई मैं हरियाणा में जो है प्रभारी होता था हरियाणा राज्य का भाजपा का, और मैंने आपका नमक खाया है जाटो, और मैं आपको हर हाल में आरक्षण दूंगा। उन्होंने आरक्षण साल भर तक नहीं दिया तो जो है 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन हुआ। हरियाणा उसका केंद्र बिंदु था। और उसमें किस प्रकार से फौज के माध्यम से हमारे जो है 2 दर्जन से ज्यादा युवाओं को शहीद करने का काम किया गया। और जब 2014 में ये स्वयं हार गए चुनाव चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी, तो इनको 12 तुगलक रोड जो इनकी कोठी थी, ऑफिशियल कोठी थी, जिस जो हमारा सन 78 से ही एक तरीके से किसानों का एक घर था, जिसमें चौधरी हाँ, चरण सिंह भी रहा करते थे और इनकी दादी भी रहा करती थी, चौधरी अजीत सिंह रहे, ये खुद रहे। उसमें से इनका सामान बाहर उठा करके फेंक दिया गया और जो है इतना बेइज्जत करके इनको भगाया गया। उस आंदोलन में भी याद कर लेना जो है जयंत जी, मैंने खुद, जब मैं आपकी पार्टी में भी नहीं था और मेरे जैसे अनेक लोगों ने गिरफ्तारियां दी, मंदिर मार्ग थाने में हमें जो है शाम तक डिटेन करके बैठाया गया इस चीज को, इस संघर्ष को। और उसी विषय में यहाँ पर मुरादनगर में भी बहुत बड़ी एक रैली हुई, हाँ, उसमें भी जो हाँ, है रबड़ की गोलियां चली। वो सब संघर्ष हम लोगों ने किया, पानी रोका गया। तो उस सब चीज को आप भूल गए कहीं ना कहीं। उसके बाद जब ये हाथरस की का एक कांड हुआ था, हाथरस की बेटी को वो करने जा रहे थे, देखने के लिए जा रहे थे, तो स्वयं जयंत चौधरी के ऊपर जो है लाठीचार्ज हुआ। ये लाठीचार्ज को भी आप भूल गए। उसके बाद जब किसान आंदोलन हुआ, यहाँ दिल्ली के चारों तरफ बैठे बैठे 750 से ज्यादा किसान मर गए। लखीमपुर खीरी में किसानों को टेनी, जो इनका गृह राज्य मंत्री था मोदी सरकार में, उसके लड़के ने जीप से दिन दहाड़े ऑन कैमरा कुचल दिया। उसके बाद महिला पहलवानों का, हमारी बेटियों की बेइज्जती इनका एक सांसद करता रहा। और तमाम इस तरह की अग्निवीर थोप दिया गया जिसमें फौज में हम चले जाते थे। तो ये तमाम विषय खड़े हुए हैं। आज आपके पास मौका है कि आप अपना अंगद की तरह जो है पांव जमा दें। आप कहें कि भाई 3 वोट मोदी जी जब दूंगा, जब पहला तो मुझे जो है ये जाटों का आरक्षण जो खुद आपने वायदा किया, और केवल मोदी ने वायदा नहीं किया, उसके बाद अमित शाह ने 2017 के यूपी चुनाव से पहले, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले, 2022 के यूपी चुनाव से पहले अलग अलग सांसदों की कोठियों पर जाट डेलीगेशन को बुला करके फिर कहा कि भाई मैं, मेरा मूछ का बाल रख लो और मैं आरक्षण दिलवाऊंगा। लेकिन 11 साल से वो आरक्षण नहीं दिया गया। ये हमारे जीवन मरण का प्रश्न है। इसमें मैंने बहुत बड़ा लंबा समय लगाया है और मेरे जैसे हजारों जो है युवाओं ने और नेताओं ने इस पर जो है संघर्ष किया है जाटों को आरक्षण दिलाने पे। मराठों ने जो है बंबई की नाक में दम करके अपना आरक्षण ले लिया। तो तुम्हारे हाथ में तो आज चाबी है, अगर इस चाबी को तुम थोड़ा सा घुमा दो तो तुम लोग तुम
वोट देकर के जिसने मंत्री संतरी बनाया है, जो सांसद बनाया है, वो उनका कहीं न कहीं हित सुरक्षित करने में आप जो है कामयाब हो सकते हो। तो पहला तो मैं सुझाव दूँगा कि आप जाटों के केंद्र में सारे जितने भी राज्य हैं देश के जाटों का, केंद्र में आरक्षण की माँग यहाँ पर मोदी के सामने रख सकते हो। दूसरा जो किसान आंदोलन हुआ था, क्योंकि किसान वर्ग की रिप्रेजेंटेशन आप करने का दावा करते हो, चौधरी चरण सिंह जी की विरासत का दावा करते हो, तो किसानों के लिए एमएसपी की लीगल गारंटी का मुद्दा आज भी खड़ा हुआ है। आप हम्म, उसकी बात इनके सामने रख सकते हैं। तीसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा जो चौधरी चरण सिंह जी थे, वो ये चाहते थे कि जो उस वक्त का यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार था, इसमें 8 राज्य बना दिए जाए, जिसमें पश्चिम यूपी भी अलग राज्य बनाया जाए। और इस हाँ, विषय में ये जो पॉल ब्रास की किताब है, मैं याद दिला रहा हूँ जयंत जी, आपको पढ़ देना। इसकी वॉल्यूम 2 है ये, इसका पेज नंबर 80 पढ़ देना। ये वॉल्यूम 2 है, ये तीनों वॉल्यूम्स मेरे पास हैं। इस पेज नंबर 80 पर क्लियर लिखा है कि एक फाइल है जिसमें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, जो डेटेड 19 अक्टूबर 1977, जिसमें 6 पेज का एक नोट तैयार किया था चौधरी चरण सिंह जी ने कि भाई इनके 8 राज्य बनने चाहिए, यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार के। तो एक राज्य तो एक्स्ट्रा बन गया, वहां पर झारखंड, छत्तीसगढ़ भी बन गया, उत्तराखंड भी बन गया, 2 राज्य और बनने थे। वेस्टर्न यूपी बनना था, मध्य अलग बनना था और पूर्वी अलग बनना था। आप उसको छोड़ भी दें एक मिनट के लिए राज्य का, तो पश्चिम यूपी में हाई कोर्ट बेंच की डिमांड का बहुत बड़ा मुद्दा है, जो बहुत, हाँ, जो है बहुत दिनों से पेंडिंग है। और यहाँ से न्याय के लिए हमें इलाहाबाद धक्के खाने पड़ते हैं, हमारी वहां बहुत लुटाई होती है, हमें लूट लिया जाता है। तो उन सब मुद्दों को आज आप उठा सकते हैं। आपके हाथ में आज जो है शिक्षा मंत्रालय है जयंत जी, आप बताइए कि पश्चिम यूपी में एक आईआईटी, एक आईआईएम, एक एम्स की व्यवस्था आप क्यों नहीं करवाते हैं? 2-3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपने यहाँ क्यों नहीं खुलवाने का बात की? आप रेलवे जो आरआरटीएस मेरठ तक गई है, इसको आप आगे बढ़वा सकते हैं, कह सकते हैं कि साहब मैं वोट जब दूंगा, जब ये मेरे काम करो, इसको मुजफ्फरनगर तक ले जाने का आप काम करो। तो ये तमाम मुद्दे हैं। महिला पहलवान बेटियों के विषय में आप कह सकते हैं कि ये जो शशि भूषण क्या था उसका नाम, ब्रिजभूषण, उसको जो है, हाँ, ब्रिजभूषण, उसको जो है बाहर करने का पार्टी से काम करें। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर आपको काम करना चाहिए, यदि वास्तव में आप जिस वर्ग की वोट लेकर के सांसद और उसके बाद मंत्री बने हुए हो, अगर आप उसके काम नहीं आ सकते हो, तो फिर तो मैं आपसे तो वही आपका वही हाल होगा जो दुष्यंत का हुआ। दुष्यंत को लात मार के भगा दिया गया, एक दिन आपको भी लात मार के भगा देंगे, और वही हाल होगा जमानत जिस नहीं तरीके से। थी, दुष्यंत की जी, जमानत नहीं थी। हाँ, और जिस तरीके से झुकते थे, ये झुक झुक करके चमचागिरी कर रहे थे धनखड़ जी, और धनखड़ जी का क्या हाल हुआ ये आपके सामने है। तो अगर हाँ, आप भी यही चाहते हो कि आपका ये हाल हो, इससे पहले कि ये करें, आप कम से कम इनसे मांग लो। और मैं तो ये कहूंगा, आप कह सकते हो कि भैया पहले जब 80 के दशक में आप उठा लो, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकारें होती थी, 2-2 3-3 कैबिनेट मंत्री होते थे जाट समाज के, किसान समाज के। आप अपने लिए ही मांग लो कि भैया मुझे एमओएस से जो है, तब मैं जो है कृषि मंत्रालय मुझे दो, कैबिनेट मंत्री का ओहदा दो मुझे, ताकि आप किसानों का कुछ भला कर सको। तो ये तमाम चीजें हैं जो आपको मजबूती से रख देनी चाहिए। अगर आज भी आप अपने वर्गों के हितों के लिए आगे नहीं बढ़ते हो, तो फिर तो मैं जाट समाज से अपील करूंगा कि भाई जाट समाज के मेरे भाइयों, जाटो, मुझे ये बताओ कि आपको गन्ने गन्ने पे भी मैं आ जाऊं। गन्ना किसान इनका बहुत बड़ा वोटर है। 350, 450, 500 का रेट ये खुद कहते रहे हैं और मोदी जी कहते रहे हैं। आप कह सकते हो कि भाई 450 रुपए का रेट आप गन्ने का घोषित करो, ताकि जो है मेरे वोटरों को कुछ लाभ हो। एथेनॉल का E20 के माध्यम से दुनिया जो है मिक्सिंग हो रही है और लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो गन्ना किसान का कोई हक नहीं है क्या? तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनको इनको अब उठाना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि हमने जो इनको एक तरीके से सपोर्ट दिया, वोट दिया। वोट क्या है, एक तरीके का भुगतान ही तो है। तुम्हें पेमेंट कर दिया, तुम्हें मंत्री बना दिया, तुम भी तो हमें कुछ लौटाओ। और मैं जाट समाज से भी अपील करूंगा कि यदि ये व्यक्ति अब भी आपके पक्ष में नहीं बोलता, और ये सारे काम जो मैंने गिनाए, इसके साथ साथ मैंने डिमांड की थी, मैंने खुद लिख के इनको भेजा था कि भैया एक किसान भवन, जैसे अंबेडकर भवन बना हुआ है, एक किसान भवन दिल्ली में बनवा सकते हो आप इनसे कह करके। 12 तुगलक रोड जो चौधरी चरण सिंह जी का आवास था,
उसको आप किसान भवन में कन्वर्ट कराइए, 1-2 कोठी उसकी आसपास की और उसमें जोड़ दीजिए, ताकि देश भर का किसान जब दिल्ली आए, कहीं बैठने का उसका ठिकाना हो, उठने का ठिकाना हो, कॉन्फ्रेंस करने का ठिकाना हो, कोई ठिकाना नहीं है आज की तारीख में। कुछ कोई बना जाओगे तो दुनिया आपको याद रखेगी, वरना मैं जाट समाज से, किसान समाज से अपील करूंगा कि अगली बार फिर इनका भी इलाज करना। फिर इनको ढोने की क्या जरूरत है भाई? इनको फिर सर पे ढोने की हमें जरूरत क्या है? अगर ये व्यक्ति केवल मंत्री बनाने के लिए या इसके चेले चपाटे अगर कोई काम पैसा कमा रहे होंगे तो उसके लिए भेजा है क्या? उसके लिए वोट दिए क्या? अरे राज्यसभा भी आपकी तो उधार की है। अगर अखिलेश यादव तुम पे कृपा ना करते तो तुम्हें तो राज्यसभा भी कोई भेजने वाला नहीं था। तुम राज्यसभा में भी वहां धोखा देकर के भाग गए और लोकसभा में तुम जो है सहारे से बैठे हुए हो। 9-10 जो आपके आए थे एमएलए, वो भी जो हमने यहाँ 13 महीने गुजारे किसान आंदोलन में, जो गुस्सा था उसकी वजह से तुम्हारे आ गए। तो तुम बताओ 15 साल में तुम्हारा व्यक्तिगत अचीवमेंट क्या है? कुछ भी नहीं है। चौधरी चरण सिंह का नाम, चौधरी अजीत सिंह का नाम, यदि जयंत चौधरी आपके जो है सर पे है और आपके नाम के सामने से हटा दिया जाए तो आप नील बटा शून्य हो। बताइए आपका अचीवमेंट क्या है? कौन सा गन्ना किसान के लिए कुछ किया है? जाट के लिए कुछ किया है आपने? आज आपके पास मौका है। इतिहास ऐसा मौका कभी कभी देता है। आज आपके पास मौका है कि आप जाट समाज के लिए ये तमाम चीजें, आरक्षण से लेकर के एमएसपी से लेकर के और किसान समाज के लिए तमाम काम आज आप कर सकते हैं। अगर अब भी आपने ये सब काम नहीं किए, अब भी ये सब काम नहीं किए, तो मैं जाट समाज से, किसान समाज से कह देता हूं कि ये व्यक्ति हमारा व्यक्ति नहीं है। इसको खारिज करने की आवश्यकता है। आगे इसको किसी हालत में वोट ना दी जाए, क्योंकि यदि आप वोट देते हो फिर भी अगर ये कुछ काम नहीं करता है तो फिर इसकी गलती नहीं है। फिर जाटों और किसान समाज के लोगों, किसानों, फिर तुम्हारी गलती है। फिर तो वो कह देगा जब मुझे वोट मिल रही है, मैं बिना काम करे ही वोट ले रहा हूं, तो फिर क्या मतलब, मैं फिर इनके लिए काम क्यों करूं? तो इसलिए भाई यही आप मैं ये ना बोलने माने वाला कि था, चौधरी जी। आप वहीं पर आए, मैं यही बोलने वाला था। आप हालांकि उम्मीद पाले हुए हैं, लेकिन मैं मतलब मेरे तरफ से अगर मैं कहूँ, मेरा जो सिक्स सेंस कह रहा है कि उम्मीद मत पालिए। ये जयंत चौधरी को हमने देखा था अभी ना, सतपाल मलिक जी का निधन हुआ तो ये हॉस्पिटल पहुंचे थे, आप लोग तो वहां पे मौजूद थे। हॉस्पिटल पहुंचे तत्काल, पता चला भाई जाना चाहिए, हम जाटों में लोकप्रिय नेता हैं सतपाल मलिक जी, गए। लेकिन वहां से दन से फिर वापस हुए और उसके बाद ये फिर अंतिम संस्कार हो गया, फटके नहीं आसपास, क्योंकि वहां पर फटका लगा दिया गया। मुझे यही जानकारी है, मुझे जो जानकारी है यही है कि वहां जी, पर इनको लगाया गया फटका कि वहां आइंदा नजर मत आ जाना, नहीं तो जाट जी, राजनीति बिल्कुल, करवाएंगे बिल्कुल। तुमको। और उसके बाद ये जी, नजर नहीं आए। और दूसरी जी, बात, अगर कड़वी लगे, मतलब थोड़ी बातें कड़वी रहती है हमारी, क्योंकि हम आप और मतलब समाज के बारे में जो भी सोचते हैं वो बोल जाते हैं बिना मैनिपुलेशन के, बिना उसमें क्रीम पाउडर लगाए हुए। जाटों से, किसानों से मैं यही कहूंगा कि आप लोग क्या मूर्खता का विश्व रिकॉर्ड बनाओगे? अभी बिल्कुल। पुष्पेंद्र जी ने कहा ना कि 15 में मीटिंग हुई, जब जब चुनाव आए तो 16 में हुई, 18 में हुई, 19 में हुई, कि जो है हम हरियाणा में प्रचारक थे तो हमारा तो हमने नमक खाया है आपका। तो हम जिसको नमक खिलाएंगे उसका जूता थोड़ो खाएंगे, ये सोचना जी, होगा, बड़ा सीधा सा पार्ट। हमने जिसको बिल्कुल। नमक खिलाया है उसका जूता खाएंगे हम, जी, उसका उससे अपमानित होंगे हम। बार बार आप 2025 तक गिन लीजिए, 2014 से कितने बार मीटिंग किया गया, कितने बार बुलाया गया और कितने बार आपके साथ, वैसे कोई वादा नहीं पूरा किया साहब ने, लेकिन इतने बार बुलाया गया, तो कब कब रुकेंगे हम आप कब रुकेंगे? विश्व रिकॉर्ड अगर नहीं, मूर्खता का बनाना हो, गिनीज बुक में नाम लिखवाना हो कि मूर्खता में गिनीज बुक में नाम लिखवाएंगे, तब तो बात अलग है। कभी तो नहीं, आदमी बिल्कुल ठीक रुकेगा कहा। ठहरेगा। और मनोज जरांगे, आपने कहा मराठी आरक्षण, मनोज जरांगे की जो सफलता है उसके पीछे वजह है। मनोज जरांगे गांव से उठ करके एक व्यक्ति गया अपने समाज के लिए लड़ने, पूरा समाज पीछे खड़ा था, पूरा समाज पीछे खड़ा था। हाई कोर्ट तक वहां की हिल गई, सरकार हिल गई कि इतने आदमी आ जाएंगे महाराष्ट्र में, मतलब सांस लेने की जगह नहीं बचेगी। आप देखो, अभी आप ही आगे बढ़ो, आपके पीछे वाले चार कहेंगे कि चलो जयंत चौधरी को बता दो, तो हो सकता है कहीं ठेका पट्टक काम सेट करवा दे। ये आप समाज का हित और निजी हित, स्वार्थ और समाज का हित, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। स्वार्थ त्यागने पर ही भगत सिंह, गांधी, वो जिस भी धारा के रहे हों, उन्होंने अपना स्वार्थ त्याग के देश की लड़ाई लड़ी थी, तब कामयाबी मिली।
अगर उसी समय भगत सिंह कोई अपना पर्सनल एम्बिशन रख लेते, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपना पर्सनल एम्बिशन रख लेते, गांधी जी पर्सनल एम्बिशन अपना रख लेते, तो देश आज भी अंग्रेजों के चंगुल में रहता। आजादी के बाद हमने वो किया, अपने पर्सनल एम्बिशंस को आगे कर दिया नेशन से, फिर हम किसी न किसी चंगुल में आ ही गए हैं, 11 साल से हैं चंगुल में ना। तो चंगुल से जी, बाहर निकलने के लिए पर्सनल एम्बिशन छोड़ना पड़ेगा भैया। मैं जी, आखिर में देख बस आखिरी सवाल है, एक आखिरी टिप्पणी लूंगा। जी, जयंत के अलावा अभी, क्योंकि आप पूरे दिन राजनीतिक गलियारे में टोह लेते रहते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है, जयंत के अलावा और क्या खबर है? क्योंकि दो मतलब नायडू से भी बात की थी रेड्डी साहब ने, लेकिन वहां पर जो खुलेआम जो पब्लिक डोमेन में आया कि उन्होंने कहा नहीं नहीं हम आपके साथ नहीं आएंगे। पब्लिक डोमेन में सबने मना किया है, नहीं आएंगे। लेकिन जो मैंने कहा, इस चुनाव में खेल बहुत होते हैं, अतीत इसका गवाह रहा है। तो क्या कुछ अंदर खाने में आखिरी वक़्त में कुछ पलटने क है उम्मीद? देखिए, पहले तो मैं जो आशीष जी आपने कहा कि भई जाटों को अब और मूर्खता नहीं दिखानी चाहिए। हुँ, ना तो भाजपा को वोट देना चाहिए और ना भाजपा समर्थित या भाजपा को समर्थन करने वाले या भाजपा के साथ गठबंधन करने वाले दलों को, चाहे वो अपने ही क्यों ना हो, हुँ। उनके साथ भी खड़ा होना हाँ, चाहिए। और हाँ। आँख खोल लो, मैं चेतावनी दे रहा हूँ जाट से भाइयों आपको भी, क्योंकि ये गलती आपकी मानी जाएगी यदि जयंत चौधरी ने जो मैंने काम गिनवाए, इसमें से ये एक भी काम नहीं करता और केवल ये मंत्री बना रहता है और फिर आपके दरबार में आ जाता है 2027 में, 2029 में, तो लाठी लेकर के खदेड़ दे देना इसको। फिर पूछना कि भैया तूने जाट आरक्षण क्यों नहीं दिलाया? तूने एमएसपी क्यों नहीं दिलाई? तूने यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खोली? तूने जो है हमारा अग्निवीर जो हमारे पर थोपा गया था उसको क्यों नहीं हटवाया? रेगुलर भर्ती क्यों नहीं चालू करवाई? तो ये सारे सवाल जब तुम नहीं पूछोगे तो तुम्हारी वोट की कोई कीमत नहीं है। तुम अगर इसी तरीके से इमोशनल होकर के चौधरी चरण सिंह का पोता है इसे वोट दे दें, अरे पोता है तो सिर पे बिठा करके पेशाब करवाना है क्या अपने ऊपर? अरे जब वो कुछ कर ही नहीं रहा आपके लिए तो आप नए नेता तलाशने का काम करो, इन्हें खारिज करने का काम करो। स्थायी एक ही चीज है, किसान बिरादरी और जाट बिरादरी वो स्थायी है, नेता आता जाता रह सकता है। जो नेता आपके काम का है उसको वोट दे करके मजबूत करके आगे बढ़ाइए, जो आपके काम का नहीं है उसको तुरंत खारिज करके उसको सबक सिखाइए। बाकियों की भी आंखें हो जाएंगी कि यदि हमने अब चुनने के बाद जो है इनका काम नहीं किया तो ये रिजेक्ट कर देंगे। अरे ये कहते हैं काम मैंने जाट समाज का ठेका नहीं लिया, ऐसे कुछ बयान इनके आए थे। अरे जाट हुँ, समाज का तुमने ठेका नहीं लिया तो तुम मथुरा से है और बागपत से जहां सबसे ज्यादा जाट हैं यूपी में, वहां से क्यों लड़ते हो? बलिया से और वहां से लड़ लो, गोरखपुर से जाकर के हुँ। वहां से हाँ, चुनाव क्यों नहीं लड़ते हाँ, हो? हाँ। तुम जाट समाज के बलबूते पे ही तुम्हें सीटें मिलती हैं श्रीमान जी। गलतफहमी बिल्कुल। में मत रहना, गलतफहमी में मत रहना। किसान समाज भी नहीं, जाट समाज के, जाट समाज के कोटे में जहां जाटों जाटों की संख्या ज्यादा है वो सीटों पे आप भी दावा करते हो। मैं रहा हूं आपकी पार्टी में, हमने भी आपको याद होगा एबीसीडी कैटेगरी जब बनाई थी तो सबसे ज्यादा जाट कहाँ है, सबसे पहले उसको ए कैटेगरी में चिन्हित किया जाता है उन सीटों को। आप गलतफहमी में ना खुद रहो ना समाज को डालो, और जाटों के अलावा आपको कोई और वोट देता भी नहीं है, ये भी हमें मालूम है। इससे गठबंधन कर लो, उससे गठबंधन कर लो, किसी तरह जीत जाओ। लेकिन जब वोट लेके और तुम मंत्री बन गए, सांसद बन गए, तो यार उसके बाद तो तुम्हें जो है कुछ ना कुछ काम इनका करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपको जो है एमएसपी दिलानी चाहिए, जाट आरक्षण दिलाना चाहिए। अगर ये काम आप नहीं करते हो तो भैया जाट समाज के जो सदस्य हैं, किसान समाज के जो सदस्य हैं, मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इस आदमी को फिर रिजेक्ट करिए। ये मत मानिए चौधरी चरण सिंह का पोता है, पोता होगा तो उनके बैंक अकाउंट में, उनके प्लॉट में, उनके कोठी में शायद ले लेगा हिस्सेदारी। लीगेसी में उनकी विरासत में इसको हिस्सेदारी देने की आवश्यकता नहीं है, इससे प्रश्न पूछने की सख्त से सख्त आवश्यकता है। इस बार भी कई लोगों का जो है इलाज किया है जाट समाज में, इसका भी इलाज भर हुँ, दो, इसकी भी आंखें हो जाएंगी। और अब आता हूं दूसरी बात पर, मैं दूसरे जो लोग हैं जो जाट समाज के, किसान समाज के वोटों से, चाहे वो राजस्थान के सांसद हों, चाहे वो और हरियाणा के, पंजाब के और तमाम देश के भर के हों, भाइयों कुछ जो है सांसदों, मैं तो आपसे भी अपील करूंगा अंतरात्मा की आवाज पर जो है वोट दो, मोदी की अकल ठिकाने करो, मोदी के कैंडिडेट को उपराष्ट्रपति चुनाव में हराने का काम करो। सीक्रेट बैलेट है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आपको कुछ हुँ, देता भी है तो उसको भी रख लो, मैं नहीं कहता रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा आपने वोट दी। क्योंकि अगर आपने इसको यहाँ हटा दिया तो निश्चित रूप से देश जो मुक्ति चाह रहा है और जिस तरीके से अवैध रूप से ये
जो है प्रधानमंत्री बन के बैठा हुआ व्यक्ति, उसको हटाने में, देश के लोकतंत्र को बचाने में आप बहुत बड़ी जो है सहायता कर देंगे। तो ये काम इनको करना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि समीकरण ऐसे ही बन रहे हैं। मैं कांग्रेस के लोगों से भी अपील करूंगा कि राहुल गांधी जी, खुला निमंत्रण दे दीजिए चंद्रबाबू नायडू जी को। आज आप विपक्ष में बैठे हो, कह दीजिए भैया वहां अपने बेटे को गद्दी सौंप दो और तुरंत आकर के यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लो। उससे कम से कम आपका वही रुतबा जो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, दक्षिण के राज्य, उसमें हो जाएगा कि आपने दक्षिण से प्रधानमंत्री बनाया। और चंद्रबाबू नायडू के भी समर्थक यदि सुने, उनको भी बता दूं भैया अब आपके पास अचीव करने के लिए कुछ नहीं है। कई बार आप जो है आंध्र प्रदेश जो ज्वाइंट होता था उसके मुख्यमंत्री रहे, अब तो ये छोटा आंध्र प्रदेश है उसके आप मुख्यमंत्री रह चुके। आप अपने बेटे को वहां की सत्ता सौंपे, क्योंकि वहां आपके पास 135 विधायक हैं, आप किसी के बैसाखियों पे नहीं है। और सीधा हाँ। आपने 16 सांसदों के साथ दिल्ली की कमान संभालो, 1 साल संभालो, 2 साल संभालो या पूरा टाइम संभालो, हमें नहीं मालूम, वो कैलकुलेशन आप कर लो। लेकिन आप के पास यही अंतिम मौका है, उसके बाद आपके पास कोई ऐसा मौका नहीं आएगा। 5 साल बाद फिर जगन रेड्डी लौट आएगा, फिर आप जो है कूड़ेदान में पड़े रहोगे, तब तक उम्र हो जाएगी। तो इसलिए आपके पास मौका है। और ये क्या बिगाड़ देंगे आपका, अपने केस भी निपटवा लेना मेरे भाई, जगन मोहन के भी निपटवा देना, जो फर्जी वर्जी केस है सब केस निपटवा लो, प्रधानमंत्री पद पर बैठो शांति से, और इनके ऊपर केस चालू कर दो, किस तरीके से चुनाव में इन्होंने चोरी करवाई है, किस तरीके से गोधरा कांड से लेकर जस्टिस लोया से लेकर के हरेन पांड्या से लेकर संजीव भट्ट से लेकर तमाम पूरी सीरीज है। लोकतंत्र में जो है ये जो गुंडा राज चल रहा है, क्रिमिनल माइंड के लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उनको सबक सिखाने का ईडी सीबीआई भेज करके भूल गए, आप भी जेल में रहे चंद्रबाबू नायडू जी। और इसी तरीके से बाकी लोगों के ऊपर अभी जो 30 दिन के बाद इस्तीफे वाली एक ये बिल लेने की पेशकश कर रहे थे, 30 दिन कोई गिरफ्तार हो गया, वो किसके लिए लाए थे? चंद्रबाबू नायडू जी, वो आपके लिए लाया गया था, आप जैसे और लोगों के लिए लाया गया था। तो आपके पास भी मौका है, प्रधानमंत्री बनिए, बेटे को स्थापित कर दिए अपने अपनी जीवन में ही खुद प्रधानमंत्री। अंत में सब पूर्वी कहलाते हैं, चाहे वो 1 साल रहा हो चाहे 5 साल रहा हो, प्रधानमंत्री बनकर के आगे बढ़िए, देश की लोकतंत्र की सेवा करिए। और राहुल गांधी जी से भी अपील है कि बड़ा दिल दिखाते हुए इनको प्रधानमंत्री का, और उस इनको भी नीतीश कुमार को भी अपने साथ जोड़ने का काम करें, बिहार में भी इनको हराने का काम करें। ये बहुत बड़ा मौका है। और अगर कहीं सुन रहे हो तो मैं धनखड़ जी से भी अपील करूंगा, महाराज अपने बिल में मत छुपे हुए बैठे रहो। अब तो आप कम से कम अभय चौटाला जी के पास उनके फार्म हाउस पर जा चुके हो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस धमाकेदार कर दो, क्योंकि आपको ये बताना पड़ेगा कि आपसे इस्तीफा फर्जी लिया गया, पहले से प्रिंटेड था, खाली पेपर पे प्रिंट आउट किया गया, क्या घटनाक्रम था, वो सारा खुलासा करने का मौका है। क्योंकि आपकी बेइज्जती बहुत ज्यादा की है इन्होंने, और आपके पास अब कोई और ऑप्शन है नहीं, उम्र आपकी पूरी हो चुकी है, 74-75 साल में चल रहे हो। अब तो जो भी मिलेगा बोनस में मिलेगा आपको, उम्र तो कोई पद आपको मिलने वाला नहीं है अब। तो कम से कम दे अपने सम्मान की, जैसे सतपाल मलिक गवर्नर साहब रक्षा करके लास्ट में गए थे, इनको सबक सिखा के गए थे कि भाई मैं किसान पुत्र हूं, मैं जाटोगा के फैमिली में पैदा हुआ हूं, जाट परिवार से आता हूं। नहीं तो भैया वही कहलाओगे कि टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट, और डरा हुआ जाट किसी काम का नहीं है। तो ये अब परीक्षा की घड़ी ये धनखड़ जी के लिए भी है, चंद्रबाबू नायडू जी के लिए भी है, और 2027 में चुनाव आने वाला यूपी में जयंत चौधरी जी के लिए भी बहुत बड़ा मौका भी है, और इनकी परीक्षा की घड़ी भी है। और जयंत चौधरी यदि इसमें इस बार भी खड़े नहीं उतरते हैं तो भैया यो काटा मार दो, काटा। जाट समाज के, किसान समाज के लोगों, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, नया नेता तलाश लो, ये किसी काम का नहीं है। जो बधिया बैल होता है उसे तो बदल देता है किसान भी, ये जो बैल काम ही नहीं कर रहा, तुम उसमें जिसमें तेल डाल रहे हो वो ट्रैक्टर आगे बढ़ ही नहीं रहा, तो उस ट्रैक्टर का कोई फायदा नहीं है। इसको हटाइए और नए बैलों को ढूंढ करके और खेत को जोतने का काम आपको करना चाहिए। जी चलिए, बस वक्त अब ज्यादा है नहीं, 7 तारीख और 8 तारीख 2 ही दिन है। 2 दिन बाद सब सामने आ जाएगा, इन लोगों की अंतरात्मा जगने वाली है या अंतरात्मा इनकी परमानेंट सो चुकी है। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।